जस्टिस काजी फायज़ ईसा, ये चार लफ्ज़ सुनते ही लोगों के इमोशंस उजागर हो जाएंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, आपकी जो भी सियासी वाबस्तगी है वो डिक्टेट करेगा कि आपकी नज़र में जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक जल्लाद हैं या जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक फ़रिश्ते हैं। इन जज्बात, इन सियासी वाबस्तगी, इन इमोशंस अगर हम इस 40-50 मिनट की वीडियो के लिए उसको साइड पे रखें, what I feel we're lacking in the media landscape is I feel nobody is giving Justice Qazi Faiz Issa a fair shot. तो इस वीडियो का यही मकसद है कि यार एक अनबायस्ड न्यूट्रल नज़र से उनके करियर को देखा जाए और इस सवाल का जवाब दिया जाए कि उनकी लेगेसी क्या होगी, ना कि एक आदमी के 40 साल के करियर को आप बस एक सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर ख़राब समझें या अच्छा समझें। आपका हक है, आप जो समझना चाहें। कुछ ओपिनियंस ऑब्वियसली आर मोर रिडिकुलस देन दी अदर्स। द आइडिया कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बुरे चीफ़ जस्टिस हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी वो 1947 से आज तक आपको इफ्तिखार चौधरी तक पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ बताती है, जो हमारी माशाल्लाह जुडिशल तारीख़ रही है। जितने सुप्रीम कोर्ट जितनी दफ़ा मिलिट्री के सामने लेटा है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को रास्ता दिया है, कबूल किया है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी की तारीख़ रही है। तो तारीख़ में क्या, पिछले 15 साल में भी मेरी नज़र में टॉप 3 वर्स्ट चीफ़ जस्टिस में भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा नहीं आते। ये मेरी राय क्यों है, वीडियो देख लें। जो लोग नहीं लॉ समझते, लीगल रीजनिंग समझते, वो ओपिनियंस भी लिख रहे हैं, ओपिनियंस दे भी रहे हैं। अगेन राइट, लाइक ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ द राइट टू एन ओपिनियन एंड यू कैन एक्सप्रेस दैट ओपिनियन एज वेल, बट थोड़ी फेयरनेस रखें अपनी ओपिनियन में। ये वीडियो देख लें, सारी चीज़ें उसमें समझ लें, उसके बाद आपकी जो राय बनती है सर आँखों पर। काजी फैज़ ईसा के वालिद मोहम्मद ईसा जो हैं वो पाकिस्तान मूवमेंट के फोरफ्रंट पे थे, कायदे आज़म के एक क्लोज़ एसोसिएट थे। बलूचिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद उन्होंने रखी। काजी फैज़ ईसा ने भी उनके ही नक्शो कदम पे चलकर लॉ में आए, अब उनके बच्चे भी लॉ में आ रहे हैं। जो चीज़ काजी फैज़ ईसा की लेगेसी डिफ़ाइन करेगा वो इस्टेब्लिशमेंट से उनका रिश्ता डिफ़ाइन करेगा। तो वहीं से सिलसिला हम भी शुरू करते हैं। पीसीओ जब आए, पीसीओ के जजेस बड़ा मशहूर होगा अगर उस टाइम आप थे मुशर्रफ के दौर पर। मुशर्रफ ने जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पीसीओ जजेस बनाए कि ये पीसीओ पे हलफ लेंगे। काजी फैज़ ईसा ने एक प्रिंसिपल स्टांस लेकर पीसीओ पे हल्फ नहीं उठाया। तो ये शुरू में उनका एक प्लस पॉइंट डाल दें कि यार प्रिंसिपल स्टांस लिया इस आदमी ने। तो जब इफ्तिखार चौधरी रिस्टोर हुए और पीसीओ वाले जजेस को फारिग किया तो काजी फैज़ ईसा एलिवेट हो गए। उन्होंने भी अभी जाते जाते कहानी बताई कि उनको फ़ोन आया और रातों रात बोला गया कि आप बलूचिस्तान के चीफ़ जस्टिस लग रहे हैं। उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, लेकिन उनकी जो एजुकेशन है वो फिर कराची ग्रामर स्कूल गए, फिर बाहर गए, बार एट लॉ किया उन्होंने। तो अभी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार इज़ ही रियली फ्रॉम बलूचिस्तान, क्योंकि फिर वो प्रैक्टिस भी कराची में कर रहे थे, लॉ फर्म भी कराची में थी, OA लेवल्स भी कराची में किया। उस टाइम काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि जी कैम्ब्रिज सिस्टम नहीं था बलूचिस्तान में। खैर, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, पीसीओ के जजेस फारिग हो गए थे, तो काजी फैज़ ईसा एलिवेट हो गए और चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के बन गए। वहाँ उन्होंने जेन्युइनली अच्छे काम किए और अभी जाते जाते उन्होंने अपनी स्पीच में अच्छी बातें की कि बहुत सारे जो वो अच्छे काम थे जो उनके खाते में आते हैं वो एक्चुअली उनकी बीवी जो है सरीना ईसा उन्होंने किए थे। सिब्बी में हाई कोर्ट रीओपन करवाया, तुर्बत में हाई कोर्ट बनवाया, कोर्ट्स में एक्सेस बेहतर किया, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि जो ऑफिशियल्स हैं वो जो भर्ती हों वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हों, वो पोजीशंस जो हैं वो एडवर्टाइज़ की जाएँ। बट जिस चीज़ ने काजी फैज़ ईसा को पहले नेशनल प्रोमिनेंस में लाए वो थे 2011 का मेमोगेट कमीशन। जिन लोगों को नहीं पता, जो 2011 के बाद पैदा हुए हैं लोग और काजी फैज़ ईसा से नफ़रत करते हैं, मेमोगेट जो है वो एक मेमो था, एलिज्ड मेमो था कि PPP ज़रदारी के कहने पर हुसैन हक्कानी ने अमेरिकन गवर्नमेंट को बोला कि आप सिविलियन गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें। उसामा बिन लादेन अभी मिले थे एबटाबाद से, तो उन्होंने बोला कि भाई आप अभी सिविलियन गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें कि जो मिलिट्री है वो सिविलियन कंट्रोल में आ जाए। अच्छा जी, जो पाकिस्तान में लोग हैं वो कहेंगे बिल्कुल हुसैन हक्कानी गद्दार हैं। हुसैन हक्कानी हमारी पॉडकास्ट पे भी आए थे, उन्होंने अपना सच जो है मेमोगेट के बारे में एटलीस्ट वो बताया। दोनों राय जान लें आप। सिर्फ एक राइट नाउ वी जस्ट थिंक सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग वन पोलिटिकल पार्टी इज़ एवरीथिंग दैट मैटर्स।
अगर तो अब आपकी आंखें खुल गई हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में किस तरह काम करती है, मीडिया प्रोपेगेंडा किस तरह होता है, सियासतदान किस तरह से मलाइन होते हैं, तो जो तारीख़ है उसको भी आप उस लेंस से थोड़ा देखें। मेमो गेट को भी थोड़ा आप रिवीजन करें कि यार क्या वो वाकई गद्दारी थी, क्या वाकई एविडेंस था। जो एविडेंस हम कहते हैं वो ब्लैकबेरी के कुछ मैसेजेस थे जो हुसैन हक्कानी ने बोला कि फोर्स थे। रिगार्डलेस सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, मेमो गेट कमीशन बना, काजी फैज़ ईसा ने उसको हेड किया। काजी फैज़ ईसा ने बोला कि भाई पक्का एविडेंस है कि मेमो मिला है और हुसैन हक्कानी ने गद्दारी की है, तो ये जब वापस आएँ इनको अरेस्ट कर लिया जाए। मेरी राय अगर आप जानना चाहें तो ये एक ब्लाइट है काजी फैज़ ईसा के करियर में। तो जो हमने एक पॉइंट उनको दिया था पीसीओ, अब उनका एक पॉइंट हम ले लेते हैं मेमो गेट में, जो काजी फैज़ ईसा का रोल रहा। क्योंकि देखें, सही हो गलत हो हमें तो नहीं पता, वी डोंट नो अंदर से क्या हुआ। ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसी, फॉर ऑल माई लीगल्स आउट देयर, काजी फैज़ ईसा का जो इसमें ओपिनियन आ रहा है वो और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल सेम आ रहा है इसमें, तो क्वेश्चनेबल। 2010 में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो थे जस्टिस ख्वाजा शरीफ, उन पर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, उस पर इंक्वायरी कमीशन बना, उसके भी हेड किया जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने। अच्छा जी, इसमें कमीशन ने क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीफ ऑफ द स्पेशल ब्रांच पंजाब हैं कर्नल रिटायर्ड एहसानुर रहमान, डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच हैं शाहिद महमूद, इन्होंने 2 कांस्टेबल की मदद से अपने करियर को फर्दर करने के लिए ये असैसिनेशन अटैम्प्ट किया। उसके कवर अप में जो हैं वो डॉक्टर तौकीर शाह का भी नाम आता है, जो बाद में जाके शहबाज शरीफ के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, अनवार उल हक काकड़ के भी बने। तो अगर वो इन दोनों लोगों के बन रहे हैं तो कोई तो है जो बना रहा है। तो इधर भी आप देखें कि आप ये जो डीप स्टेट कहा जाता है, डीप स्टेट के लोग कहा जाता है, एक रिटायर्ड कर्नल का नाम आ रहा है, एक ब्यूरोक्रेट का नाम आ रहा है, उनका खुलकर नाम लेना, बोलना, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करना, ये एक प्लस पॉइंट जाता है कि काजी फैज़ ईसा ने ये एक ब्रेव डिसीजन लिया है, या कमीशन फाइंडिंग्स में ये आना एक अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में। इनफैक्ट काजी फैज़ ईसा ने डॉक्टर तौकीर शाह को झूठा बोला, मैन ऑफ लिटिल क्रेडिबिलिटी बोला। फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है पाकिस्तान में, जिस पे कोई हाथ नहीं उठाता, कुछ सब डरते हैं, काजी फैज़ ईसा ने रिपीटेडली किया है। 2016 में लश्कर जंगवी जो है उन्होंने 26 हज़ारा का कत्ल किया। इसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सुको मोटो लिया और वो अच्छा जजमेंट है, आप जाकर पढ़ें। उसमें काफ़ी डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट को, जो एक अच्छी वाली है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कि जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 11B ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट एंड दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑब्जर्वेशन एंड ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड अंडर सेक्शन 11D, कि भाई जिन ऑर्गेनाइजेशन को हमने टेररिस्ट इन एक्ट्स के अंडर कंसिडर किया हुआ है उनको अपने व्यूज़ प्रोपेगेट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और सेक्शन 11W के ऑफ द एक्ट के कंप्लायंस में लाना चाहिए, और जो इसके ट्रांसग्रेसर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया पे भी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर ये पूरा आप जजमेंट पढ़ें, इसमें हाउ टू टैकल रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, हाउ टू टैकल हेट स्पीच, बड़ी अच्छी डायरेक्शंस दी गई हैं और खुलकर आप पाकिस्तान में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियस टेररिज्म हो रहा है उसको टेक ऑन किया जा रहा है। अनदर प्लस पॉइंट फॉर जस्टिस काजी फैज़ ईसा। जब तक वो चीफ़ जस्टिस नहीं बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, अब आप प्लस पॉइंट ही सुनते रहेंगे उनके बारे में। एक और जो एक रेड लाइन है पाकिस्तान की जो कोई नहीं छूता उसको, उसमें भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इसको मोटो लिया कि 3 बलोच नेशनलिस्ट लीडर का जब कत्ल हुआ है तो पुलिस ने कहा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही। तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने MI और ISI को बोला कि आप पुलिस से कोऑपरेट करें सुओ मोटो लेकर। दिस इज़ अनदर रियली ब्रेव डिसीजन ऑफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, देयर इज़ नो अदर वे टू पुट इट। फिर 2014 में जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का एक जज बना दिया गया। 2016 में उन्होंने क्वेटा मैसेकर पे एक इंक्वायरी को हेड किया। उसमें उन्होंने कहा जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं चौधरी निसार, इन्होंने 3 बैंड ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात की और उनकी डिमांड्स पे अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स सीड किया, माना उनकी डिमांड्स को, इंक्लूडिंग सिपाही साहबा। अगेन ब्रेव डिसीजन, कॉलिंग आउट द गवर्नमेंट, कॉलिंग आउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब हमने एंड में जाकर भी देखा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जान पर कितना ख़तरा आया है। तो ये मल्टीपल दफ़ा जान अपनी हथेली पर रख कर इन ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ कॉल आउट करके ब्रेव डिसीजंस दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो हम बाइनरीज़ में लोग देखते हैं ना कि यार पटवारी हो गया, इस तरह नहीं देखा जाता। या आपको लिमिटेड हिस्ट्री बताते हैं। जिस तरह
इस केस में अगर हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का डिस्कशन करें तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो एंटी PMLN थी, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हिस्टोरिकली जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान में, उनके साथ काम किया है, तो वो उनको कॉल आउट करना तो नहीं पसंद करेंगे, इवन इफ़ दे लाइक द फैक्ट के PMLN इज़ बीइंग कट डाउन टू साइज़। तो मेरी नज़र में इधर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाला एंगल है वो बिल्कुल नहीं लगता, जिस वजह से आप उनको अनफॉर्चुनेटली पटवारी कहेंगे, जबकि एक तरफ वो ये जजमेंट दे रहे हैं। वो 2018 का हुदैबिया पेपर मिल्स का केस है, मैं उनकी राय से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इस जजमेंट में उन्होंने नैब को आड़े हाथों लिया था कि भाई नैब जो है वो शरीफ फैमिली को फेयर ट्रायल नहीं दे रही, उनको सुन नहीं रही। ये एक लीगल प्रिंसिपल है कि भाई सुने बगैर आप सज़ा नहीं दे सकते, ऑडियो ऑल्टरम पार्टम, कि भाई सुनो तो दूसरे बंदे की है क्या, बात क्या है, उनको मौका दिया जाए आर्ग्यू करने के लिए। तो काजी फ़ायज़ ईसा ने मेरी नज़र में बिल्कुल सही नैब को आड़े हाथों लिया है और बोला है कि भाई राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स आप नहीं दे रहे, और लग रहा है कि ये जो रेफरेंस है ये प्रेशराइज़ करने के लिए किया गया है, और नैब खुद एक फैसिलिटेटर बन गई है करप्शन की पाकिस्तान में। ये 100% दुरुस्त बात है। हमारे जहनों में जो मिलिट्री प्रोपेगेंडा है ना कि सियासतदान सबसे करप्ट हैं, सियासतदान सबसे बुरे हैं, नैब बन जाएगा। सर ये जो हमारे PTI के सपोर्टर्स के लिए अगर राइट नाउ चौधरी परवेज़ इलाही जन्नती हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, इमरान खान ने उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बोला था। तो भाई अगर मुशर्रफ वाकई इतने एंटी करप्शन हैं तो वो PMLQ की गवर्नमेंट चला रहे हैं, प्लस और इदारों में करप्शन नहीं है, सिर्फ सियासतदान ही करप्शन है। तो नैब जिस तरह के जो इदारे हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हो तो सारे नैब रेफरेंसेस आपके ख़िलाफ़ चले जाएंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस 9-10 साल आइस पर था, जब वो गवर्नमेंट से गए हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनके अगेंस्ट हुई है, वो केस खुल गया। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दुनिया भर के करप्शन केसेस थे, वो जब वापस आए हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उनकी ज़रूरत थी, वो इस्लामाबाद से साइन करके लाहौर आके जलसा कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से नैब को इस्तेमाल किया जाता है, 1988 के इलेक्शंस पे हमारी वीडियो है कि आपने बोला कि 1990 के PPP बहुत करप्ट है, फिर 1990 के जो इलेक्शंस कराए उसमें कितनी करप्शन की गुलाम इसाक खान ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सारा सबूत मौजूद है, जाकर जजमेंट पढ़ें। तो हियर इवन दो जो मास ओपिनियन है, जो पॉपुलिस्ट ओपिनियन है, जो एंटी पॉलिटिशियंस है, वो इसको बुरा भला समझेगा या काजी फैज़ को बुरा भला कहेगा। मेरी नज़र में बिल्कुल सही 100% सही बात की है इन्होंने। नैब को आप सिर्फ एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इदारा है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मकासद पूरे करने के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए ऑपरेट करता है पाकिस्तान में। 2015 में फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन किया। रावलपिंडी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी जजमेंट था उससे इख्तलाफ करते हुए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बोला कि सिविलियंस का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स के ख़िलाफ़ जाता है। अगेन आई वुड रेकमेंड कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जाकर जजमेंट्स पढ़ें। ये सारे जजमेंट्स ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आप जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को पसंद करें, आप उनसे नफ़रत करें, आप उनके बारे में ये सारे आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, कया सराइयाँ कर सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं, बिक गया था, इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहा था, जो भी आप करना चाहें। इवन हिज वर्स्ट क्रिटिक्स कैन नॉट आर्ग्यू दैट ही वॉज अ बैड जूरिस्ट। आप अगर उनके जाके जजमेंट्स पढ़ें, उनकी लीगल रीजनिंग देखें, उनके लीगल माइंड देखें, अगेन मॉरल आर्ग्यूमेंट आप कर लें कि यार अच्छा ठीक है, क्या फ़ायदा लीगल माइंड का जब ये किया, वो सब आप कर लें। ये कोई नहीं आर्ग्यू कर सकता कि वो एक बुरे जज थे, वो एक बुरा लीगल माइंड था, वो एक बुरे जूरिस्ट थे। His judgments show great legal reasoning, great ability of legal reasoning, and I know a lot of people complain कि मैं इमरान खान बहुत फोकस रहता हूँ, बट मुझे यही दुख रहता है कि यार पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है ना, पाकिस्तान की जो एबिलिटी है वो बर्बाद हो गई है एट द ऑल्टर ऑफ द ईगो ऑफ वन मैन। आप अगर ऑब्जेक्टिवली देखें, काजी फ़ायज़ ईसा, मंसूर अली शाह, याह्या अफरीदी, ये 3 बेहतरीन जूरिस्ट हैं जिनका एक बेहतरीन करियर रहा है। अगेन सर्टन जजमेंट्स यू कैन अग्री, सर्टन बिहेवियर यू कैन अग्री, सर्टन बिहेवियर ओपिनियंस यू कैन डिसएग्री, लाइक इन एनी नॉर्मल कंट्री। क्या आप डिसएग्री कर सकते हैं कि यार ये लोग एक अच्छे जूरिस्ट हैं, एक अच्छे लीगल माइंड्स हैं जिनसे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था? नहीं। अगर तो हम एक नॉर्मल कंट्री होते, जो पोलराइजेशन हुई है पिछले कुछ साल, जो हर इशू इमरान खान एंटी इमरान खान हो गया है, अगर ये चीज़ नहीं होती और हमारे कंसेक्यूटिवली ये 3 टर्म्स जो नहीं आते उसको मुनीब अख्तर हैं, बट
इमेजिन दैट डजंट हैपन. अगर हमारे 3 चीफ जस्टिस के टर्म्स आते ऑफ काजी फायज़ ईसा, मंसूर अली शाह, याह्या अफरीदी, बहुत अच्छा होता पाकिस्तान के लिए. मेरी नज़र में ये तीनों लोग बैक टू बैक एक बहुत क्रेडिबिलिटी बढ़ाते सुप्रीम कोर्ट की, और जो मुल्क ज़रा गलत दिशा में गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की खासकर एक बुरी तारीख है. And I'm sure in private all the three jurists will also agree with me that the Supreme Court of Pakistan has a tainted legacy. ये तीनों लोग उसको इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते थे. और काजी फायज़ ईसा का करियर अगर आप पीटीआई को साइड पे रख दें तो मेमो गेट के अलावा you don't find a lot to complain about, you don't find a lot to criticize him on. आएंगे हम पीटीआई वाले फैक्टर पे भी, बट आई डू थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि कितना ज़्यादा हम सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के ही लेंस से हर इशू को देखते हैं, एंड उसी पोलराइजेशन, उसमें सही गलत ये वो, बियॉन्ड दैट I think the real tragedy of this war between the executive and the judiciary and the military establishment encroaching on the role of the parliament and the judiciary is that Pakistan has lost the ability to take great advantages and benefits from 3 great judges. जो potential था वो अब सारा खो गया है, और अब हम एक अजीब लिम्बो में हैं कि 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बट याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस हैं. अब याह्या अफरीदी को लोग पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे वो भी फिर इमरान खान फैक्टर सर फहरिस्त है. सो द फैक्ट दैट्स द ओनली वे वी लुक एट इशूज़ नाउ, एंड दैट हैज़ फ्रैक्चर्ड द सुप्रीम कोर्ट कम्प्लीटली इज़ अनफॉर्चुनेट, इज़ ऑल आई एम गोइंग टू से. इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल था इन 3 लोगों का जो खान की नज़र हो गया. इस सियासत को अगर हम साइड पे रख के जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एज अ जूरिस्ट, एज अ जज, अगर हम एक नॉर्मल मुल्क में होते और ऑब्जेक्टिवली देख रहे होते, तो मेरी राय में उनका जो फ़िलॉसफी है इज़ अ स्ट्रिक्ट टेक्सचुअल, कि यार टेक्स्ट में जो लिखा है, लॉ में जो लिखा है, लेट्स स्टिक टू दैट. ये जो आप हायर आइडियल्स या मॉरलिटी की बातें कर रहे होते हैं उसकी बातें ना करें. कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो मुझे बताएं कहाँ लिखा है. और अगर जिन लोगों ने लाइफ प्रोसीडिंग्स भी देखी है, ही वॉज अ स्टिकलर फॉर दीज थिंग्स कि यार राय ये होना चाहिए, मॉरलिटी है, फ्लावरी लैंग्वेज है, ये सब साइड पे रखो. हमारा काम है एज जजेस कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो लॉ में लिखा है, हमने वो फॉलो करना है. तो ये लिखा हुआ है, मुझे बता दीजिए. वो कॉन्स्टेंटली लॉयर से यही प्लीड कर रहे होते थे, भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, ये किस लॉ को आप कोट कर रहे हैं. तो वो एक स्ट्रिक्ट स्टिकलर हैं फॉर द टेक्स्ट. ही स्टेज़ विद इन दी एम्बिट्स, जो एक वो सुओ मोटो फैसिनेशन रही है हमारे जजेस की कुछ, या जो अर्तुगरुल बनने की ख्वाहिश रही है हमारे चीफ जस्टिस को, उनमें वो नहीं है. इस जजमेंट में भी उनका जो लव फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको नज़र आता है, क्योंकि वो लिखते हैं कि The 1973 Constitution has grown in stature and has found acceptance in the hearts and the minds of the people of Pakistan. कि जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के दिल में बस चुकी है. वो पहले अगर पूरा जजमेंट आप पढ़ेंगे तो वो पिछले कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र करते हैं, इतना कि जो ऑनस्लॉट्स ऑन डेमोक्रेसी रहे हैं और जुडिशरी पे, जिस तरह ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, वो भी डिसलॉज नहीं कर सके उस कॉन्स्टिट्यूशन को. 42 ईयर सेलिब्रेट कर रही है जब ये जजमेंट आया था. और जो हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेवियर्स हैं और डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने एक इम्प्रिंट छोड़ दिया है इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, वी सीन द बैक ऑफ देम कि वो जा चुके हैं. तो पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट जो है 2015 की, वो फंडामेंटल राइट ब्रिज कर रही है, टेक अवे कर रही है जो चैप्टर 1 और 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसलिए ये वॉइड है. तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाल रही है, या सुप्रीम कोर्ट का खुद की राय है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है, मिलिट्री एक्ट में मिलिट्री कोर्ट्स करना चाह रही है उस टाइम, उसको अपहोल्ड कर रही है. जस्टिस काजी फायज़ ईसा ब्रिलियंट लीगल रीजनिंग के तहत उसको अपोज कर रहे हैं. अगेन मैं इनकी राय से 100% इधर एग्री करता हूँ. इनकी राय और मेरी राय बड़ी सिमिलर है कि मिलिट्री इंट्रूजन्स ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, इन डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है. लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हज़ार मसले होंगे लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में, और इनमें जो ये तरामीम डाल कर उसको डाइल्यूट किया गया है, डिक्टेटर्स ने अपनी विशेस की हैं,
उसके बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करती है वो एक खूबसूरत चीज़ है, उसको हमें डिफेंड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं समझना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका रोल प्रिस्क्राइब्ड है उसी में रहना चाहिए। और पॉलिटिशियंस को हमने जितना मलाइन किया है और बुरा भला कहा है, और पॉलिटिशियंस पे जो असॉल्ट्स हुए हैं मिलिट्री के तहत, और जो जुडिशरी ने रेटिफाई और जस्टिफाई किए हैं, ये गलत हुआ है। मेरी ये राय है, शायद इस वजह से भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मैं जब जजमेंट्स पढ़ता हूँ इससे रिलेटेड, मैं उनसे अग्री करता हूँ, बिकॉज व्हाट ही सेज जेल्स with my world view and my reading of Pakistan history as well. Unfortunately ये जो बातें हैं, ये पॉपुलस्ट नैरेटिव जो पाकिस्तान में होते हैं या जो पॉपुलर सेंटिमेंट होता है उसके ख़िलाफ़ जाती हैं। ये मोनाल के केस में भी बड़े लोगों ने बड़ा रोना डाला है, हम कहाँ जाएंगे इस्लामाबाद में। आप केस तो पढ़ें, केस क्या है। केस ये है कि मोनाल ने ज़मीन ख़रीदी थी मिलिट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो भाई केस ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पूछ रहे हैं राइट किसने दिया मिलिट्री को ये बेचने के लिए। ये तो गवर्नमेंट की प्लॉट है, ये तो वाइल्ड लाइफ का है, एनवायरनमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल इस्लामाबादियों का भी हक है कि यार हम मुनाल जाएं, लेकिन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी है ना। मिलिट्री के पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि कोई भी फार्म जंगल का, फॉरेस्ट का लैंड एक्वायर करके वो रेस्टोरेंट को बेच के आप पैसे ले रहे हैं। तो एज़ फार एज़ द लॉ इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ व्हाट इज़ राइट इज़ कंसर्न, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इज़ 100% राइट इन द मुनाल केस। पर क्योंकि हमारी बर्गर अवाम, हमारे अमीर लोग डोमिनेट करते हैं सोशल मीडिया नैरेटिव्स, तो आपको टिकटॉक्स मिलेंगे, हाय अल्लाह मुनाल पे हम नान पराठे खाते थे, अब कैसे खाएंगे। सो ही विल बी कंसिडर्ड अ विलन इन दैट केस। फिर जिस वजह से हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ज़्यादा पसंद करना शुरू किया, हीरो बनाया, वो था उनका 2019 का फैज़ाबाद धरना जजमेंट। ये डॉन का एक आर्टिकल है 10 मेजर टेकअवेज उसके बारे में, वो जाकर आप पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि फ्री पब्लिसिटी मेड टीएलपी अ फिनोमेना। उसमें उन्होंने बोला मीडिया ने खुली कवरेज दी टीएलपी को। शेख रशीद, एजाजुल हक, ज़ियाउल हक के जो बेटे हैं, शेख हमीद पीपीपी के, और पीटीआई के उलमा विंग इस्लामाबाद ने पब्लिकली सपोर्ट किया। टीएलपी के पास धरना करने की इजाज़त ही नहीं थी, तो किसने इजाज़त उनको दी। चैनल 92 ने ना सिर्फ उनको कवरेज दी, एलिजिडली खाना भी खिलाया। तो कौन था इसके पीछे, इसमें आईएसआई का क्या रोल था। द फैक्ट दैट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुल के कॉल आउट किया एट अ टाइम जब 1 पेज चल रही थी, जब पूरा का पूरा मीडिया, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट, सब के सब 1 पेज झुकाकर बैठे हुए थे, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इतना खुलकर आड़े हाथों ना सिर्फ लिया, बल्कि टीएलपी जो बस सरतन से जुदा चल रही थी उनको कॉल आउट किया, इस्टेब्लिशमेंट को कॉल आउट किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कॉल आउट किया। कैसे ये ब्रेवरी हम ना सराहें या कैसे नहीं अच्छा करें। इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं आईएसआई ने नहीं डिस्क्लोज़ किया कि भाई, और बोला हमारे पास मैंडेट नहीं है ये पता करने के लिए कि भाई फंडिंग कहाँ से आई है। माशाल्लाह। तो जो ये परसेप्शन बन रहा है कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये एक ब्रेव जजमेंट हुआ ना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। इसमें उन्होंने कहा कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उन आर्मी पर्सनल के ख़िलाफ़ एक्शन ले जो इन्वॉल्व थे, और ये भी कहा कि डीजी आईएसपीआर जो हैं वो पॉलिटिकल मैटर्स पर कमेंट करके गलत कर रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान में आप ऐसी बातें करोगे तो फिर आपके साथ क्या होगा वो सबको पता है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसकी प्राइस पे की। उस वक्त की हाइब्रिड रजीम, उस वक्त की मिलिट्री की गोदी में बैठी हुई जो गवर्नमेंट है, उसने एट द बेस्ट ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मैं नहीं कह रहा, इमरान खान आप खुद कह रहे हैं कि भाई बड़ी गलती थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना। क्यों भेजी भाई आपने, किसने बोला था आपको भेजने को। क्यों आपको मिलिट्री की गोदी इतनी पसंद थी कि आपने जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस तबाह करने की कोशिश की। तो आरिफ अलवी ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा, बोला जी करप्शन है, एसिड्स बियॉन्ड मींस का केस है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी बीवी को 1 साल खज्जल ख्वार किया, कोर्ट्स में फिराया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपने एसेट्स डिक्लेयर किए। सरीना ईसा जो उनकी बीवी हैं उन्होंने वॉलंटरीली अपने एसेट्स डिक्लेयर किए फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो ये उनके ख़िलाफ़ इसलिए हुआ बिकॉज ही वॉज ब्रेव इनफ टू टेक ऑन द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, टू टेक ऑन रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स। दोनों चीज़ों की उन्होंने कीमत अदा की पाकिस्तान में इन द फैज़ाबाद धरना केस। और उसके कमीशन की फिर जब रिपोर्ट भी आई उसकी भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने धज्जियाँ उड़ाई कि यार ये क्या आपने रिपोर्ट भेजी है, ये तो बिल्कुल ही आपने मिलिट्री के फेवर में जो बातें हैं वो लिख दी हैं, असल आपने इंक्वायरी इस पर नहीं की है।
इस टाइम पंजाब बार काउंसिल ने भी लेटर लिख दिया था कि जस्टिस काजी फाइज़ को हटा देना चाहिए, कुछ उन्होंने आईएसआई को क्रिटिसाइज़ किया। फिर 2021 में एक और बेहतरीन बात की जस्टिस काजी फाइज़ ने कि भाई ये किस बेसिस पर आर्म फोर्सेस को और जुडिशरी को जो प्लॉट्स मिलते हैं वो क्यों मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अगेन लाइक आई सेड वीव लॉस्ट 3 गुड जूरिस्ट्स, ये इसकी नज़र हो गए हैं। याया अफरीदी का भी जो आने वाला करियर भी है ना, ये इसी की नज़र होगा। आप लिख लें, एग्जीक्यूटिव को लग रहा है वो आज जीते हैं, ये कल को बहुत बड़ा मसला होगा। मैं आपको शर्त लिखवा रहा हूँ, पाकिस्तान में जो खड्डे खोदता है ना उसमें खुद गिरता है। पीटीआई ने कब्रें खोदी हुई थी अपने सियासी मुखालिफिन की, आज उन्हीं कब्रों में वो बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि यार बड़ी गर्मी लग रही है। तो आज अगर ये लोग कब्रें खोद रहे हैं और लोगों के लिए, इन्हीं कब्रों में इन्हीं को डाला जाएगा। ये नहीं हमारे सियासतदान सबक सीखते, तो द जुडिशरी विल फाइट बैक। और जस्टिस याया अफरीदी का जो टेन्योर होगा, इट विल बी टेंटेड इन दिस एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी जंग। ये बहुत बुरी होगी। और कल को जब पीटीआई पावर में आएगी, आज वो 26वीं आईनी तरमीम के बारे में जो भी बोल रहे, आप मुझसे शर्त लगवा लें, ये नहीं रिवर्स करेंगे, ये उसको यूज़ करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। हद तक जिस दिन आई है, मीडिया में जो भी बोला हो, अगले दिन कोर्ट में जाकर रिलीफ मांगनी शुरू कर दी थी कि आप लोग हमारा केस नहीं सुन सकते क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आ गई और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगी। तो मीठा मीठा हप हप चल रहा है, यही होगा फ्यूचर में भी। तो ये जो तीनों जजेस हैं, इन्होंने प्लॉट्स नहीं लिए थे, मंसूर अली शाह, याया अफरीदी, जस्टिस काजी फाइज़ी साहब। अगेन आप जस्टिस काजी फाइज़ी साहब के कमेंट्स देखें ना इसमें, कि जो एनुअल कॉस्ट है पेंशन पेमेंट्स की जजेस की, वो इक्वल है टू द रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, विच इज़, अब मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि क्या नंबर्स हैं, बट 476,589 मिलियन रुपीज़, 467 बिलियन जो हैं 589 मिलियन, इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं पेंशन्स देने के लिए। तो भाई जो गरीब आवाम है ये क्यों इतनी पेंशन्स दे रही है, जबकि मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है कि जुडिशरी का क्या रोल रहा है, क्या तारीख रही है। तो हमारे पास इतना कम है, जैसे काजी फाइज़ ईसा कह रहे हैं, लोगों के पास पाकिस्तान की, फिर भी वो ये कीमत देती है। टू सर्व द नेशन इज़ अ सिंगुलर ऑनर when in addition to receiving pensions, public lands allotted to judges are taken and it is eminently unfair। कि भाई इतनी तुम लोगों को पेंशन दे रही है जबकि अवाम के पास है भी नहीं, उसके बाद तुम लोग ज़मीनें भी ले रहे हो, ये कितना अनफेयर है। इंटरेस्टिंग है, मेरे जो लम्ज़ में लॉ प्रोफेसर थे जस्टिस जवाद ख्वाजा, अगेन एक और बहुत ब्रिलियंट लीगल माइंड, उन्होंने भी प्लॉट नहीं लिया था और उन्होंने द न्यूज़ को कहा कि इन द केसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ अलॉटमेंट of even a single plot in my view is a violation of the judges code of conduct। तो जी जब जजेस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें, सबसे पहले आप बोलें कि भैया आप इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, आपने फेडरल गवर्नमेंट से प्लॉट लिया है, अगर तो लिया है तो फिर केड़ी इंडिपेंडेंस। आज ये डिस्कशन हो रहा है ना कि भाई आप 26वीं आईनी तरमीम लाओगे तो एक लेवरेज है, एक लीवर है कि कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लीवर नहीं है कि आपको पता है कि भाई मुझे इसी गवर्नमेंट ने कल प्लॉट देने हैं जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अमीर होना है। ये लीवर नहीं है, ये आपकी इंडिपेंडेंस नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा, ये सॉर्ट ऑफ ब्राइबरी नहीं है। तो यहाँ तक तो मामला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने पहले भी जिक्र कर दिया कि एक अच्छा जूरिस्ट, एक अच्छा माइंड, एक बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी के होते ही नहीं हैं बलोच सुप्रीम कोर्ट में जजेस, मतलब बेरली तारीख में आपको शायद एक भी ना मिले। ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकती थी, मिट्टी में मिल जाएंगे। इनसे पहले जो चीफ़ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, जिनकी कोई लेगेसी इतनी टेंट नहीं की जाती, जिनके बारे में इतने कोई ओपिनियन पीसेस नहीं लिखे जाते, जिनको इतनी कोई गालियाँ नहीं दी जाती, क्योंकि वो परसेप्शन था कि वो प्रो पीटीआई हैं। तो उनके अगर आप ऑब्जेक्टिवली बैठ के जजमेंट्स देखें या ऑब्जेक्टिवली बैठ कर उनका टेन्योर देखें, you would say it was much worse than Justice Qazi Faiz Issa। बट क्योंकि एक पार्टी डोमिनेट करती है, एक पार्टी का नज़रिया डोमिनेट करता है। अगर आप समझें सोशल मीडिया जो है वो सारा PMLN का होता, तो उमर अता बंदयाल की क्या हिस्ट्री लिखी जा रही होती, उमर अता बंदयाल के बारे में क्या लोगों के कमेंट्स होते। तो उमर अता बंदयाल के टाइम में ये जो एक फ्रैक्चर है, ये जो एक जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, जो इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार के टाइम में भी हुई, अनफेयर होगा कहना कि उमर अता बंदयाल ने शुरू की, वो आपको एक नज़र आती है, क्लियर फ्रैक्चर नज़र आता है, पॉलिटिकल पार्टी लाइंस पे वोट करना नज़र आता है। हम
पॉलिटिकल लाइंस को छोड़ दें ना, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिवली चीज़ें देखें। उमर अता बंदयाल पे क्या एक्यूजेशन था कि ये बेंच फिक्सिंग करते थे, बेंच फिक्सिंग से मैच फिक्सिंग करते थे, कि इनके जो दोस्त हैं द थ्री मस्केटियर्स, एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, हर चीज़ में ये तीनों बैठेंगे, ये तीनों डिसाइड करेंगे, तो जजमेंट प्री डिसाइडेड है, 3-0 जजमेंट आएगा आपका। ऑब्जेक्टिवली हम बात कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिवली उमर अता बंदयाल ने बेंच फिक्सिंग करनी थी। अगर तो हम कहते हैं अच्छा नहीं, काजी फैज़ ईसा इज़ एज बैड एज उमर अता बंदयाल, तो ये जो एक मेन कंट्रोल लीवर था कि यार मैं सारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जजमेंट्स दूं, सारे जो मैं पॉलिटिकल पार्टी के मेरी फ़ायदे हैं वो जजमेंट्स दूं, तो उसका तो एक मेन तरीका कंट्रोल करने का बेंच फिक्सिंग है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने खुद वो राइट अपने से दे दिया, वो सोल प्रेरोगेटिव नहीं रहा चीफ जस्टिस का। उन्होंने बोला कि भाई एक ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव तरीके से बेंच फिक्सेस हों, ताकि ये एक आदमी ना चलाए अपने विम्स पर। जिस बात पे उन्होंने 2019 में क्रिटिसाइज़ किया था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बोला कि वन मैन शो है, 2019 से काजी फैज़ ईसा को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बेंच पर नहीं डाला जा रहा था। तो ये काजी फैज़ ईसा भी कर सकते थे। अगर तो अब उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने जितना जुडिशरी को फ्रैक्चर किया किसी और ने नहीं किया, तो उमर अता बंदयाल स्पेसिफिक जजेस को लेके स्पेसिफिक जजमेंट्स दे रहे थे, काजी फैज़ ईसा तो ये नहीं कर रहे थे ना। उन्होंने तो बोला कि भाई मैंने जो कॉज लिस्ट है उसमें भी आज तक इंटरफियर नहीं किया, बेंच फिक्सिंग उन्होंने नहीं की, राइट ही नहीं था उनके पास करने का। तो हाउ कैन यू से दैट ही वाज वर्स देन उमर अता बंदयाल? तो वो 63A पे सलाउद्दीन अहमद उस टाइम आए थे, हमारी पूरी एक पॉडकास्ट है कि किस तरह पीटीआई को पंजाब असेंबली देने के लिए उमर अता बंदयाल ने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट की है। उसकी आप रेफरेंस की जजमेंट पढ़ें तो फिर आपको आइडिया होगा कि काजी फैज़ ईसा एक ब्रिलियंट जूरिस्ट हैं, वेरी वेल आर्ग्यूड, वेल रीजनड, शॉर्ट ऑर्डर है। प्लीज़ जाकर पढ़ें। कैसे प्लीज़ रीड, जैसे आप चीज़ें पढ़ते जाएंगे ना आपकी राय ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होगी। यू कैन से मुझे वो जजमेंट अच्छी लग रही है, मुझे वो लीगल रीजनिंग अच्छी लग रही है, आप पढ़ सकते हैं और आप आर्ग्यू कर सकते हैं, नहीं यार शहजाद ये देखें लीगल लकूनाज है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ये बातें हो नहीं सकती। मैं आपके लिए 3 पैराग्राफ्स पढ़ देता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा कैसे जजमेंट्स लिखते हैं। Substituting constitutional provisions with personal likes and moralisms must be avoided। जिस तरह पहले भी मैंने आपको बोला था कि उनकी फ़लसफ़े और मेरा फ़लसफ़ा यहाँ अग्री करता है कि आपकी जो पर्सनल पसंद है या जो आप पर्सनल आपको लगता है चीज़ मॉरल है, कि लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आर्ग्यू करते। 63A क्या होगा, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, ताल्लुक क्या है हॉर्स ट्रेडिंग का, किस तरह होगी, ये बात नहीं करते। अगर तो उमर अता बंदयाल रीराइट नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने रोल से पामाल नहीं करते, उससे हॉर्स ट्रेडिंग आम हो जाती, तो क्या उमर अता बंदयाल के आने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, जो 63A की इंटरप्रिटेशन चल रही थी, क्या पिछले 15 साल से हॉर्स ट्रेडिंग ही चल रही थी? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह कंट्रोल कर रही थी पार्लियामेंट को। एंड इफ़ द आर्ग्यूमेंट इज़ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लेगी, तो जो सालों साल जुडिशरी को कंट्रोल किया है, तो फिर वहाँ भी आप लेकर आएँ इस तरह की बातें। आपको जो चीज़ लगता है ये मॉरल है, ये सही है, ये पीटीआई के पास ही होनी चाहिए, उसकी बेसिस पे नहीं आप जजमेंट्स कर सकते। यू कांट फर्स्ट think of the conclusion, then try to find the law and reasoning for you to reach that conclusion. The law must dictate what conclusion comes. The conclusion cannot dictate the law. What a particular judge considers to be right or wrong or ethical or unethical is neither the law nor the constitution. वही बात कर रहे हैं काजी फैज़ ईसा, इसीलिए मैं उनसे एग्री करता हूँ. While lawmakers may transform moral precepts into law, however the courts are concerned with what is lawful or unlawful. पार्लियामेंटेरियंस ये कर लें कि भाई क्या लॉ बनाना है, उसमें मॉरल चीज़ों पे कर लें. कोर्ट्स का ये काम ही नहीं है, उन्होंने देखना है लॉ क्या कहता है. पार्लियामेंट मेक्स द लॉ विच द कोर्ट्स अप्लाई, and if there is any ambiguity in the law, a judge interprets it. But this too must be done with the parameters of the law and as per the well-settled rules of interpretation. बिल्कुल सही बात है. Instead of a constitutional or legal basis, the majority's judgment has a surfeit of moralisms and non-legal terminology, such as healthy 41 times, unhealthy 5 times, vice 9 times, evil 8 times, okay, cancer 8 times, menace 4 times. वो कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी का जजमेंट आया है 63A में, ये इस तरह की फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ईवल है, मेनेस है, इसका लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी पर्सनल मॉरलिज्म्स हैं इसमें. The majority's judgment also reflects a complete distaste for parliamentarians. In its paragraph 106, as it proclaims that in the history of Pakistan and its parliament, only once did a parliamentarian come
close to becoming a conscientious objector who took the path of defection and deseating under Article 63A. The expression of such contempt for politicians and parliamentarians is regrettable. Let us not forget that Pakistan was achieved by politicians who had gathered under the banner of the All India Muslim League and its Qaid leader M.A. Jinnah, who strictly followed the constitutional path. तो वो कह रहे हैं जो कंटेम्प्ट है ये जजेस को शोभा ही नहीं देता है यार, कि आप एक जो नफरत है पार्लियामेंटेरियंस के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, एक तरीके से किया गया है, आप कैसे बोल सकते हैं कि एक ही दफ़ा ईमान दिखाया है किसी सियासतदान ने पाकिस्तान की तारीख में? इस तरह तो मैं आपका जुडिशरी का खोल लूँ, कब किसने ईमान दिखाया है, कब किसने मिलिट्री उनको जस्टिफाई किया है। तो ये जजेस को शोभा नहीं देता कि आपका जो कंटेम्प्ट फॉर पार्लियामेंटेरियंस है, पॉलिटिशियंस है, उसकी बेसिस पे आप जजमेंट दें। आप लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, प्लीज़ जाकर उनका पूरा शॉर्ट ऑर्डर पढ़ें। तो ये जो एक लीगल डिवाइड, जुडिशरी में डिवाइड उमर अता बंदयाल के टाइम में आया है, उस टाइम इस तरह की भी खबरें आई थी कि रात में पार्क में ऑलमोस्ट हाथापाई पे जजेस आ गए थे, बुढ़े बुढ़े बेचारे जजेस हैं। अगर ये इतना डिवाइड हो गया था उस टाइम पे, इतना फ्रैक्चर हो गया था कि मारने पे आ गए थे एक दूसरे को अंकल सारे, तो उस टाइम क्यों नहीं ये दायरे लिखे जा रहे थे कि फ्रैक्चर किया है उमर अता बंदयाल ने, जुडिशरी को डिवाइड किया है उमर अता बंदयाल ने, पोलिटिसाइज़ किया है उमर अता बंदयाल ने? ये सब आज क्यों चूहे निकल रहे हैं ये सब लिखने के लिए? ये उस टाइम कहाँ थे सारे हमारे लीगल कमेंटेटर्स? एक काजी फैज़ ईसा की फ़िलासफ़ी है एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। उसी बेसिस पे वो 50वीं सालगिरह ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट भी गए थे, जो मेरी नज़र में बैड ऑप्टिक्स, उन्होंने बोला सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस को बुलाया था, पर और उन्होंने बोला मैं तो गैलरी में बैठना चाहता था, इज़्ज़त देखी उन्होंने फ्रंट पे बिठा दिया। बट वो जो एक इमेज थी कि गवर्नमेंट के साथ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बैठे हुए हैं, वो बहुत ही बुरे ऑप्टिक्स थे उनके लिए। बट आई डोंट थिंक इट मेंट एनीथिंग अदर देन ऑप्टिक्स। आई डोंट थिंक कि वो, मतलब अगर तो वो इन बेड हैं उनके साथ, तो फिर वो जाकर आपको क्यों दिखाएंगे कि यार ये देखो मैं इनके साथ बैठा हूँ? इट जस्ट वुड मेक नो सेंस। आई थिंक ही जस्ट गॉट प्ले। 21 जून 2023 को जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, और आप तारीख का हुस्न देखें कि जिस आदमी ने इसका करियर बर्बाद करने की कोशिश की थी, इसको और इसकी बीवी को कोर्ट्स में जलील करवाया था आरिफ अलवी रेफरेंस भेजकर, आरिफ अलवी ने ओथ लिया उनका। आरिफ अलवी ने नोटिफाई किया कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा होंगे, अ मैन हु ही ट्राइड टू बरी। आज आरिफ अलवी जाग कर, पता नहीं कहाँ है इतने टाइम में, मेरे ख्याल से वो रूट कनाल ही निकाल रहे हैं, ट्वीट भी कर दिया जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़। तो भाई तारीख़ अगर उनको बुरे लफ्ज़ों में याद करेगी तो आपकी प्रेसिडेंसी को कैसे याद करेगी आरिफ अलवी साहब? कभी ये सोचा है आपने? आखिरी अगर मैं एक तारीफ़ कर दूं, अब तक तो लोग यकीन हो गया होगा जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिफाफा भेजा है मुझे ये व्लॉग करने के लिए, बट अगेन गुड ऑप्टिक्स के उन्होंने अपनी बीवी सरीना ईसा हैं जो उनको साथ खड़ा किया। ये एक मिलिट्री आमरीत के लिए भी एक मैसेज है कि इन दोनों को आपने जलील किया था, और आरिफ अलवी ने क्योंकि उस टाइम मिलिट्री की गोद में थे उनके बेहस्ट पे किया था। Both of them stood like pillars of strength. It defeated the military establishment in that moment. Unfortunately, इसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ जो उम्मीदें थी कि यार ये चीफ जस्टिस बनकर जो ये जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं हिस्टोरिकली, जो ये स्टांस लिया है, even if he may argue that he stuck to that, he fell short of expectations. Again, मैं उन व्लॉगर्स में से नहीं हूँ कि वो रात को मिले, मैं ज़राया जर्नलिज़म करता ही नहीं हूँ। आपको अगर आप फॉलो करते रहे हैं पिछले 1 साल से इन जर्नलिस्ट को जो यकीन दिला रहे थे आपको कि एक्सटेंशन मिलेगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये किया वो किया, जो भी बकवास थी, उनसे सवाल तो पूछे ना कि यार माफ़ी तो मांगो कि झूठ बोला तुमने। जो तुमने हमें 1 साल उल्लू बनाया कि डील हो गई है, एक्सटेंशन मिल रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब वो सब नहीं हुआ और आप इतने कॉन्फिडेंट थे और इतना ज़्यादा आपने झूठ बोला एक साथ, माफ़ी मांगो या आप उनको देखना छोड़ें। बट आप इन्जॉय करते हैं सेंसेशनलिज्म, तो आप इन्जॉय करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू मेक ऑल ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टिक टू द फैक्ट्स, एंड द फैक्ट्स आर, पहले आएंगे हम जाहिर बात है PTI पर बलोच कॉज, ठीक है, आप बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आप बलोचिस्तान में बलोच नेशनलिस्ट लीडर पर सुओ मोटो भी ले चुके थे, आपको पता है मिसिंग पर्सन इशू, क्या किया आपने एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? मारंग बलोच इस्लामाबाद आई, मारा गया, इस्लामाबाद में बलोच नेशनलिस्ट के ख़िलाफ़ उनको मारा गया, प्रोटेस्टर्स को मारा गया, अरेस्ट किया गया, समीदीन बलोच, मारंग बलोच को ECL पे डाला गया, हरास किया गया कराची एयरपोर्ट पे। किधर हैं काजी फैज़ ईसा, किधर है सुओ मोटो?
व्हाट डिड ही डू फॉर द मिसिंग पर्सन इशू, राइट? ही इज़ अवेयर ऑफ इट. हम कहें जी पंजाबी चीफ जस्टिस आते हैं HSN से पढ़े हुए, उनको पता ही नहीं, उनकी नज़र में उनको ऐसा है कि बताती है कि सारे बलोच गद्दार हैं, वो मान लेते हैं, वो बोलते हैं ठीक है हमने तो सारी ज़िंदगी पोलो खेली है, हमें क्या पता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, गद्दार ही होंगे सारे, मरें जाकर. आपको तो पता है. तो मर मर के गलती से बलूचिस्तान से कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, तो आपको तो पता था. क्या किया आपने? नॉट मच, नॉट मच. I may not be aware and somebody might comment some cases कि यार ये किया. But is that enough? Even if he did, I'm not aware of it. I did not look up every single judgment that he made. But not much. Has anything changed during Justice Qazi Faiz Isa's tenure in Balochistan? Have things only become worse? Probably. तो ये इस्टेब्लिशमेंट के डील करके ये सब बातें मुझे ना पसंद है, ना मुझे करनी है, ना मेरे पास कोई सबूत है. जो सामने है बात मैं वो करूँगा कि आपने कुछ नहीं किया, आपने जिस मिट्टी पे आप पैदा हुए हैं उसका हक अदा नहीं किया. मिलिट्री की जो ऑपरेशन रही है बलूचिस्तान में उस पे आपने कुछ नहीं किया. मिसिंग पर्सन इशू पे आपने कुछ नहीं किया. आपके दौर में बलूच लोगों को उठाया गया. सो वंस you get out of this PTI frenzy and you reflect back, I hope you at least have this one disappointment, Justice Qazi Faiz Issa, when you look in the mirror कि यार जिस मिट्टी में पैदा हुआ था उसका मैंने हक अदा नहीं किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. इसी तरह अगेन नो ज़राए जर्नलिज्म, नो नॉनसेंस सेंसेशनलिज्म, नो लाइज. एडवर्टेंटली इनएडवर्टेंटली मुझे नहीं पता, नियतों का हाल खुदा जानता है. मैं ये ब्लेस्फेमी और ह्यूब्रस नहीं दिखाऊंगा कि नियतें लोगों की शक करूं. इनएडवर्टेंटली चलें हम बेस्ट नियत अज्यूम कर लेते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रेंथन किया जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नहीं वीकन किया. अगेन इन माई ओपिनियन ही इज़ अ स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, उस वजह से किया होगा. ही स्टक टू द लॉ. बट उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस समझ लें आप कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में स्ट्रेंथन हुई उस वजह से. एंड आप लोगों को मेरी फ़िलॉसफी पता है कि पाकिस्तान का फंडामेंटल मसला मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन पॉलिटिक्स है. इसमें शायद एक अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा आपको दैट आई वांट दैट मसला टू बी रिजॉल्व्ड, बट आई ऑल्सो डोंट थिंक द जुडिशरी शुड एक्सीड इट्स एक्सपेक्टेशंस, राइट? अगर मैं मिलिट्री के इंटरफियरेंस के ख़िलाफ़ हूँ तो मैं जुडिशल इंटरफियरेंस के फेवर में कैसे हो सकता हूँ? मेरी नज़र में हर इदारा अपने कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब्ड रोल में अगर रहेगा तो वो सिस्टम बन के पाकिस्तान तरक्की करेगा, ना कि आप एक शख्सियात को अच्छा समझें और बोलें सारी पावर इसको दे दो. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स. तो मिलिट्री इंटरफियरेंस even staying within the ambits of the role of the Supreme Court, I think Justice Qazi Faiz Issa could have done more, and I think he failed to do enough in that case. Absolutely he did. जो ये काम उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा किया, बट शायद थोड़ा बैकफायर भी कर गया कि उन्होंने मीडिया के लिए ओपन अप कर लिया कि भाई सब लोग देखो कि हो क्या रहा है. जो सालों साल मीडिया में या कोर्ट रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट किया, अब थोड़ा वाज़े भी हो गया कि यार कितना स्पिन करते हैं. मतलब कोर्ट में कुछ और हो रहा है, आपके पास क्लिप कुछ और है, हेडलाइन कुछ और आ रही है, रिपोर्ट कुछ और किया जा रहा है. फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट था, अगेन चीज़ें जो हैं उनको देखा करें, किसने किया है उस बेसिस पे मत डिसाइड किया करें. 26वीं आईनी तरमीम में मसले हैं, बिल्कुल मसले हैं, एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, एक वीडियो बना भी चुका हूँ, उसको बुरा भला कह सकते हैं आप. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में मेरी नज़र में कोई मसले नहीं थे, कोई अटैक ऑन द जुडिशरी नहीं था उसमें भी काजी फ़ैज़ ईसा ने अच्छा किया कि एक फुल बेंच बिठाई. इंटरेस्टिंगली काजी फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था जो 2019 में डिसाइड हुआ है लास्ट, तब फुल बेंच बैठी थी. तो आप 4 साल बाद एक फुल बेंच बिठाई कि यार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, फुल बेंच बैठ के डिसाइड करेगी. उन्होंने वो उमर अता बंदयाल वाली हरकत की नहीं कि मैं एजाज़ मुनीब कर लेंगे, 3 लोग हैं काफ़ी है. वो जो मुस्तफ़ा मुर्तज़ा ने उन पर वीडियो बनाई है वो एप्ट बैठती है. वो आप काजी फ़ैज़ ईसा के टेन्योर में ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने 2 साथी जज बनाए और इन 3 लोगों ने बैठकर ही हर केस सुना. यू जस्ट फैक्चुअली रॉन्ग. Factually that did not happen during his tenure. Factually that happened during Umar Ata Bandial's tenure.
जिस तरह पहले भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 63A के जजमेंट शॉर्ट ऑर्डर में लिखा कि एक कंटेम्प्ट नज़र आता है, उमर अता बंदयाल के सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट था, एक नफ़रत थी फॉर पार्लियामेंटेरियंस जो झलकती थी, और वो एग्जीक्यूटिव के रोल में घुसना चाह रहे थे, जो इफ्तिखार चौधरी भी चाह रहे थे, जो साकिन निसार भी चाह रहे थे, जो एक वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुओ मोटो पावर्स है जो जुडिशरी ने हिस्टोरिकली किया है, वो नज़र आती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी यही हुआ कि अप्रैल 2023 में इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, बोला कि ये जो प्रपोज्ड लॉ है ये जब बनेगा तो ये इनफेक्टिव होगा। कैसे? जो लोग इन्वॉल्व हैं आप भूल जाए। आप इमेजिन करें कि एक सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुल्क का वो बोल रहा है कि पार्लियामेंट में जो चीज़ डिस्कस हो रही है, ये जब डिस्कस हो के इस पर जो भी लॉ बनेगा वो इनफेक्ट। आप ज्योतिषी हैं, आप फॉर्चून टेलर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कैसे बैठकर पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन हो रही है उनको कंट्रोल कर सकती है कि कल को आप जो लॉ बनाएंगे, हमें पता नहीं वो लॉ क्या है, हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा होगा। अभी तो आप डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी तो वो प्रेसिडेंट के पास गया भी नहीं फॉर अप्रूवल, अभी तो टेक्स्ट भी नहीं पता हमें, अभी तो सिर्फ स्पेकुलेशन है, मीडिया रिपोर्ट्स है। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो ये साइन होते ही इनफेक्टिव हो जाएगा। आप इतना पार्लियामेंट को कंट्रोल कर किस बेसिस पे सकते हैं? Just on the basis of speculation, just on the basis of contempt for parliamentarians and the role of the parliament exceeding your authority, while only including judges which you feel are like-minded, इस तरह सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। तो काजी फैज़ ईसा ने उस पर फुल कोर्ट बिठाया, एंड आई एग्री विद द मेजॉरिटी जजमेंट। अगर आप मेजॉरिटी जजमेंट उसका पढ़ें, अक्टूबर 2023 में जो आया है, आई बिलीव इट वाज 10-5 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिस तरह आया था। और 5 में वही लोग हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो उमर अता बंदयाल के साथ मुनीब अख्तर थे उसमें, एजाजुल एहसन थे उसमें। इंटरेस्टिंगली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की पावर्स कम करता है, कि वो कहता है कि जो यूनिलैटरली मास्टर ऑफ रोस्टर को अज्यूम किया है कि आप डिक्टेटर हैं, आपके पास सारी पावर है, ऐसा है नहीं। अगर 3 टॉप जजेस बैठकर ये फैसला करें, साथ मिलकर ये फैसला करें, तो ये बेहतर है। 3 टॉप जजेस कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के? मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह, काजी फैज़ ईसा। चलें, मंसूर अली शाह उस वक्त हम समझें इंडिपेंडेंट है, अब जो है वो ज़ाहिरी बात है कि कंट्रोवर्शियल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मुनीब अख्तर तो we know that he was with Umar Atta Bandyal, he was in that camp, we know the fracture exists, we know party like exist if not associations। तो इधर तो काजी फैज़ ईसा कह रहे हैं कि मैं तो आउट नंबर हो सकता हूँ। जो चीफ जस्टिस की मेन पावर है टू कंट्रोल कि कल को क्या जजमेंट आएगा, वो है बेंच फिक्सिंग, कि यार ये बेंच आएगा, इस बेंच से ये जजमेंट आएगा। वही पावर काजी फैज़ ईसा अपने आप से ले रहे हैं, और अपेरेंटली 2 ऐसे लोगों को दे रहे हैं साथ मिलकर, उसमें तो आउट नंबर हो जाएंगे। अगर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह डिसाइड करते हैं तो काजी फैज़ ईसा एज 1 इज़ आउट नंबर्ड इन दैट 3, राइट? But he is looking at the role of the parliament and the constitution, not looking at the effect कि मेरी पावर कम हो जाएगी। वो खुद अग्री कर रहे हैं कि ठीक है चीफ जस्टिस की पावर कम हो, जो ये पार्लियामेंट कर रही है ये उनका हक है करने का, ये कोई अटैक नहीं है ऑन द जुडिशरी। एंड अगेन आई अग्री विद दैट। तो आई बिलीव, आई रिमेंबर करेक्टली, आई बिलीव 10-5 जजमेंट था, और 5 में वही मुनीब अख्तर, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी जो थे। मज़ाहिर अली नकवी इंटरेस्टिंगली 2024 में मिसकंडक्ट की वजह से उनको निकाल दिया गया, जब उन पर मैसिव करप्शन एलिगेशंस थे। ये नहीं कोई डिस्कस करेगा। आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जो लेगेसी है उस पर सब गालियाँ देंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के जज पे मैसिव करप्शन एलिगेशंस लगाए जाते हैं और वो न्यूज़ ही नहीं बनती, वो डिस्कस ही नहीं होता। शायद बड़े लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए अभी ये ताजुब हो, एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ है, उस पर मिसकंडक्ट होता है कि भाई करप्शन एलिगेशंस हैं आप पर मैसिव। वो चीज़ मीडिया में कंट्रोवर्शियल नहीं बनाई जाती, बिकॉज एक आइडिया था कि मज़ाहिर अली नकवी जो जजमेंट दे रहे थे वो प्रो पीटीआई थे। साथ ही साथ एजाजुल एहसन जो हैं जज, वो भी रिज़ाइन कर देते हैं। आज तक नहीं पता चला क्यों रिज़ाइन किया। पीटीआई वाले बोलेंगे मिलिट्री ने प्रेशर डाला था, विच स्ट्रेंज बिकॉज वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे। पीएमएलएन वाले बोलेंगे कि भाई उनकी भी करप्शन होगी, उनको बोला गया होगा कि ये देख अगर तो नहीं रिज़ाइन करते तो करप्शन आपकी सामने आ जाएगी, तो करप्शन छुपाने के खुदा को पता क्यों किया। But very strange circumstances for a judge of the Supreme Court to resign in these circumstances, right after a judge of the Supreme Court has been kicked out
फॉर मिसकंडक्ट आफ्टर मैसिव करप्शन एलिगेशंस, मैसिव। ये चीज़, इस पे कोई दारियाँ नहीं लिखे गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये हो रहा था, एंड दिस वाज हैपनिंग ड्यूरिंग उमर अता बंदयाल्स टेन्योर। नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, एनी टाइम ਤੁਸੀਂ आ सकते। तो ठीक है, लोग कहते हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा जजेस को यूनाइट नहीं कर सके साथ, कैसे करें? मुझे बताएं, जो पोलराइजेशन हो चुकी थी जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा आए हैं, उस टाइम तक जितनी पोलराइजेशन हो चुकी थी, कैसे ये बंदा को यूनाइट कर सकता है? इट वाज अ डीपली डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट, मे बी ही वाजंट एबल टू ब्रिज दैट गैप। विल याया अफरीदी बी एबल टू ब्रिज दैट गैप? वी डोंट नो, बट इट सीम्स लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क, स्पेशली अगर इस तरह की बातें आ रही हैं कि कुछ जजेस तो करप्शन में इन्वॉल्व थे, फ़ोन कॉल उनकी लीक हो रही हैं, वो कन्विंस कर रहे हैं दूसरे लोगों को कि यार क्या जजमेंट आएगा, किस तरह आएगा, दोस्तियां यारियां। ऐसे केस में यार यूनाइट करना सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही मुश्किल काम था। अच्छा जी, इसी महीने जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जर्नलिस्ट की जो ट्रीटमेंट है उसके ख़िलाफ़ भी सुओ मोटो लिया, बड़ी वायरल हुई असतूर के साथ जो उनकी सुप्रीम कोर्ट में क्लिप थी। उन्होंने कहा कि भाई जो जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं वर्डिक्स को, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ मुशर्रफ की जो कन्विक्शन थी उसको भी अपहोल्ड किया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जी सुप्रीम कोर्ट की गलती थी। ग्रेट, बोथ आप तारीख को सीधा कर रहे हैं, तारीख सही कर रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा है तारीख में उसको करेक्ट कर रहे हैं, वेदर दैट बी मुशर्रफ कन्विक्शन, वेदर दैट बी एडमिटिंग टू जुल्फ़िकार अली भुट्टोज़ जुडिशल मर्डर। अच्छा जी, पॉलिटिशियंस की जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको ओवरटर्न किया। एक और फ़ैसला जो मिलिट्री के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया था एक पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़, गुड थिंग, उसको ओवरटर्न किया। पर जिस चीज़ के लिए जस्टिस काजी फैज़ ईसा को याद रखा जाएगा उस पर हम कर चुके हैं उस टाइम पॉडकास्ट, असतूर भी आए, जिब्रान नासिर भी आए, बहुत बातें की, बट दैट इज़ द मेन पिलर विथ अनफॉर्चुनेट एज इट इज़। आई हैव सेड सो मच अबाउट जस्टिस काजी फैज़ ईसा, आई थॉट दिस वीडियो विल बी 40 minutes, it might end up being 40 more minutes from this point, and we're already 1 hour in, but ये सब पानी में डाल दो। जिस बात पे जस्टिस काजी फैज़ ईसा को अनफॉर्चुनेटली याद रखा जाएगा वो है जी बैड सिंपल जजमेंट। अब मैंने आपको थोड़ी उनकी फ़लसफ़ा समझाया है, थोड़ा आइडिया समझाया है, तो आपको भी नज़र आएगा कि बैड सिंबल में भी जो उन्होंने जजमेंट लिया, मैं नहीं स्पेकुलेशन में मानता। आते हैं, जो लीगल रीजनिंग उन्होंने दिखाई वो स्ट्रिक्टली टेक्सुअल थी, स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल थी, मेरी नज़र में गलत थी। क्यों गलत थी? क्योंकि आप जब इतना स्ट्रिक्टली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, पर उसके नतीजे में अगर 2040 मिलियन लोग डिसइनफ्रेंचाइज हो रहे हैं, उनका जो वोट का हक है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हैं, तो फिर किस काम का? कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त इस वजह से है कि वो 240 मिलियन लोग जो हैं, आज मुझे पता चला 241.5 मिलियन हैं, उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उनके सेफगार्ड के लिए एग्जिस्ट करता है। उसी में अगर आप, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो रूल भी है वो भी मुशर्रफ ने डाला था, ये जो हमने अभी सदफ अजीज़ की किताब डिस्कस की है उसमें मैंने मेंशन किया था। तो एक मिलिट्री डिक्टेटर ने एक रिक्वायरमेंट डाली पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट को जवाज़ बनाकर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से सिंबल लेते हैं और 241.5 मिलियन लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज कर देते हैं, उनके वोटिंग के हक को, जो फंडामेंटल बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी है, कम कर देते हैं। मेरी नज़र में गलत है। आई विल नॉट स्पेक्यूलेट। मेरी नज़र में काजी फैज़ ईसा ने इसलिए किया बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रिक्ट टेक्सुअल जूरिस्ट, बट आई डिसएग्री विद इट। आई डिसएग्री। कहीं ना कहीं आपको, मैं एग्री करता हूँ वन शुड बी अ स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, स्ट्रिक्ट टेक्सुअल, बट कहीं ना कहीं नोशंस ऑफ इक्विटी जो हैं, नोशंस ऑफ इक्वालिटी, दे शुड ट्रम्प लीगल टेक्स्ट। कि यार फंडामेंटली तो हम डेमोक्रेसी और सेफगार्ड करना चाहते हैं, तो एक मिलिट्री डिक्टेटर की डाली हुई रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, उसकी बेसिस पर उनसे बैड सिंबल लेना, और फिर पूरा ही सिस्टम जो आज तक कन्फ्यूजन में है कि अच्छा जी रिज़र्व सीट्स मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, किसको मिलेंगी, कौन पीटीआई है, कौन नहीं है, कौन वोट दे रहा है, कौन उसके ख़िलाफ़ है, किस पे 63A लगता है, ये जो सारी एक कन्फ्यूजन बना दी है,
it stems from Justice Qazi Faiz Isa's judgment on the bat symbol. वहाँ की जो कन्फ्यूजन है वो आज तक चलती आ रही है. वो आज तक पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो संभल ही नहीं सका है बिकॉज ऑफ दैट वन जजमेंट. I will not speculate, but what makes it questionable? It's all one. Once you stick to the evidence and you talk on the basis of facts and evidence and not on the basis of opinion, speculations and emotions, you talk like this. On the basis of the evidence presented, on the basis of the facts, on the basis of the context, Iddat ki jo judgment aayi hai, ridiculous in my opinion. Again, that's what the law must says. Of course, that's what the law says. इद्दत की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी की इमरान खान और उनकी बीवी ने, वो फैक्ट्स हैं, वो सही हैं. पर आप एक खातून की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नेशनल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं, हुमायूं दिलावर जैसे जजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ जजमेंट देने के लिए. तो एक के बाद एक पीटीआई के खिलाफ जजमेंट आ रहे हैं. उस टाइम पे जिस टाइम पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान आउट हो, पीटीआई आउट हो, उस कॉन्टेक्स्ट में बैट सिंबल वाला जजमेंट भी आता है. जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा कि बाकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या करना चाह रहे हैं. वो बस लॉ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं. पर द फैक्ट दैट ये सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, मैं तो कमेंटेटर हूँ ना, मैं तो जज नहीं हूँ, तो मैं तो सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखूंगा. तो एक टाइम में जब बैक टू बैक एंटी पीटीआई जजमेंट्स आ रहे हैं जिसमें इद्दत केस जैसी एक गिलोनी बात कि आप एक औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल मीडिया पे उसको ला रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस तरह हम इमरान खान को एंटी इस्लाम प्रूव कर देंगे. घटिया सोच, घटिया बातें. तो इस सरकमस्टांस में, इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा का भी एक जजमेंट आ जाता है जो पीटीआई को डिसएनफ्रेंचाइज करता है, जो इलेक्शंस को क्वेश्चनेबल बनाता है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रेंथन करता है. अगेन, I will not argue intentionally because I have no evidence. But inadvertently तो there is no argument ना. Inadvertently तो किया, जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, या unintentionally हो गया, या unintended consequence हो गया, हुआ तो ना. तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लाइट है ऑन जस्टिस काजी फैज़ ईसा's करियर. एंड अनफॉर्चुनेटली जितनी मैंने बातें की हैं वो एक तरफ तराजू में, और ये जो जजमेंट है वो एक तरफ तराजू में आ जाएगा. And this is what will determine Justice Qazi Faiz Isa's legacy. And if I am to speculate just a little, I try and avoid these things. मेरी नज़र में जब मैं इफ्तिखार चौधरी को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि यार कितनी जाहिलाना बात है, कितना मजाक है कि इफ्तिखार चौधरी एक दफ़ा बैठ कर डिसाइड करते हैं कि क्या इफ्तिखार चौधरी अपने बेटे के केस में बैठ सकते हैं, और फिर इफ्तिखार चौधरी डिसाइड करते हैं कि हाँ इफ्तिखार चौधरी अपने बेटे के केस में बैठ सकता है क्योंकि वो इतना अच्छा जज है कि वो अनबायस्ड होगा. सर मारे ना बंदा दीवार से. इसी तरह पीटीआई ने काजी फैज़ ईसा, उनकी बीवी को जलील किया, 1 साल कोर्ट्स में झूठे करप्शन के उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको ख्वार किया. चाह कर भी काजी फैज़ ईसा अनबायस्ड नहीं हो सकते उन केसेस में. तो the honorable thing to do in my opinion would have been कि if the judge cannot be completely unbiased, because कहीं ना कहीं तो you have been wronged by the other party, the one of the parties, तो उनको चाहिए था कि वो ना बैठे. मेरे ख्याल से काजी फैज़ ईसा सबसे बेहतरीन काम ये करते कि वो किसी पीटीआई के केस में नहीं बैठते. बट खैर वो बैठे. तो his legal reasoning never fell short. I will give him that. Once you look at the judgments, his legal reasoning is sound. His arguments are sound. But if I am to put myself in his place, I might not have the ability to be as unbiased. So I wouldn't even take that risk. I'd be like, यार मैं नहीं unbiased हो सकता, तो मैं नहीं बैठूँगा. तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा बैठे तो वो ना भी अपनी 100% कोशिश करेंगे मैं अनबायस्ड जजमेंट दूंगा, लॉ पे रुकूंगा. वो इल्ज़ाम लगने ही थे, वो डिसीजंस कंट्रोवर्शियल होने ही थे. तो ये जिस तरह हुआ
इट जस्ट इट टेंट्स हिज लेगेसी इन माय ओपिनियन। वो अलग बात है कि इस वक्त इमरान खान मेंटली इल बोलते हैं काजी फैज़ ईसा को, लेकिन मई 2024 में उन्होंने कहा था कि वो एक ऑनेस्ट और अपराइट आदमी है। इसी तरह आरिफ अलवी की एक पुरानी ट्वीट निकल गई है जिसमें उन्होंने जस्ट काजी फैज़ ईसा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। तो इस बात में भी बिल्कुल मेरिट है कि जी पीटीआई के साथ बुरा तो हुआ 9 मई के बाद। इस बात में भी बिल्कुल मेरिट है कि 8 फेब के जो इलेक्शंस हैं वो रिग्ड तो थे। तो दोनों केसेस में डिड द सुप्रीम कोर्ट डू इनफ? नहीं, आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट फेल शॉर्ट। कि अगर तो यार 9 में आई ऑल्सो थिंक पीटीआई डिड इट, आई ऑल्सो थिंक इमरान खान न्यू अबाउट इट, आई ऑल्सो थिंक इट वॉज प्लान्ड, आई ऑल्सो थिंक इंटरेस्ट है। मैं सब बातों पे एग्री करता हूँ। जो मिलिट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है मैं एग्री करता हूँ कि ये सब किया पीटीआई ने, पर जो एक रिएक्शन आया गेहूँ के साथ घिस आपने पिस दिया कि अन्नी मचा दी ना, लोगों के घरों में घुसकर माँ बहनों को उठाया जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, ये जो ज़्यादतियाँ हुई हैं या जो वायलेंस हुआ है, आप किया है 9 में, केस करो, कोर्ट लेके जाओ, जेल में डालो, सब ठीक है, ये सब के जायज़ है भाई। अगर किसी ने वायलेंस किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे किया है, हो सकता है। मारना, गायब करना, इस चीज़ पे तो कोई नहीं एग्री कर सकता। तो उस पर डिड द सुप्रीम कोर्ट डू इनफ? नो। 8 फेब के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें रिगिंग थी, डिड द सुप्रीम कोर्ट डू इनफ? नो। तो आई एग्री विद पीटीआई's मौक़िफ़ के यार सुप्रीम कोर्ट इन दोनों चीज़ों में इतना नहीं किया जितना उनको करना चाहिए। इसमें सलाउद्दीन अहमद ने भी बड़ी अच्छी बात की है कि स्टॉन्च अपोनेंट ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स, द सीजेपी शोड एन इनएक्सप्लिकेबल लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्सिंग द अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट व्हिच वॉइडेड मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस। तो ये भी क्वेश्चन मार्क। रिजर्व सीट्स केस में भी मेरी नज़र पीटीआई को मिलनी चाहिए थी। वही जो इलेक्शन सिंबल का कन्फ्यूजन है, उसी कन्फ्यूजन को आगे ले जाकर यहाँ पर कन्फ्यूजन बन जाती है। अगर पहली कन्फ्यूजन नहीं होती तो दूसरी कन्फ्यूजन नहीं होती। वो फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री वाली बात है। जो जजमेंट लिखा है, जो डिसेंट किया है मेजॉरिटी जजमेंट से जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने, अगेन उसमें लीगल रीजनिंग सॉलिड है। आप जाकर पढ़ें तो ना यार, क्या एज अ मैटर ऑफ लॉ सही बात कर रहे हैं वो। लेकिन जो पूरी कन्फ्यूजन बनी है वो इसीलिए बनी है क्योंकि आपने पहले बैड सिंबल दिया था। पहले अगर वो जजमेंट नहीं देते तो ये जजमेंट नहीं देते, पर क्योंकि वहाँ से कन्फ्यूजन आई है तो अब भी कन्फ्यूजन है। अगेन काजी फैज़ ईसा व्हाट ही इज़ राइटिंग इज़ करेक्ट, एज अ मैटर ऑफ लॉ ही इज़ राइट, बट दिस इज़ अ कन्फ्यूजन ऑफ हिज ओन मेकिंग दैट सारे इदारे अब इन कॉन्फ्लिक्ट हैं। इस पे मैं ये ज़रूर एग्री करूँगा कि जो प्रोसीजरल उन लोग जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने क्वेश्चन मार्क्स लगाएं वो सारे वैलिड हैं। इसमें भी आपको नज़र आता है कि चीफ जस्टिस पे अगर अब इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भाई तुम तो फ़िरौन थे, नहीं थी फ़िरौनियत उनकी, जिस तरह पिछले वालों की फ़िरौनियत रही है नहीं थी इनकी। देखें वो क्या लिखते हैं भाई, वो लिखते हैं कि जो मेजॉरिटी जजेस हैं उन्होंने चेम्बर्स में बैठकर डिसाइड किया है एंड ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लिया है जो किसी पार्टी और काउंसिल ने सजेस्ट ही नहीं किया था। वो लिखते हैं they stated that the ECP and PTI may apply to the court, but then proceeded to state that only the judges constituting the majority would hear the appropriate application. This was not the only contradiction. It has been settled by the Supreme Court that a hearing of a case after it has been decided, which would be a review petition, should be by the same bench and by the same number of judges as has heard the earlier case. तो वो ये भी लिखते हैं the majority short order was announced on 12th July 2024 which followed the honorable judges had to issue their detailed decisions for the same. Instead something inexplicable happened. A purported order was uploaded on Supreme Court's website on 14 September 2024. This was done without informing the Chief Justice, काजी फैज़ ईसा को बताए बगैर, the other judges and bypassing the registrar and the office of the Supreme Court, and this was done on a Saturday after the registrar had left. मैं आपको strongly suggest करूँगा आप जाकर पढ़ें। हर जजमेंट और हर इशू पे हम ओपिनियन देते हैं, राय रखते हैं, पढ़ते नहीं हैं हम लोग। वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि आपने आईटी वाले बंदे से अपलोड करवा दिया, जो सारे कन्वेंशन है फॉलो नहीं किए, चेंबर्स में बैठ के आपने किस बेसिस पर डिसाइड किया। तो बेसिक राइट होता है, हियरिंग करवाओ, सुनो, दूसरे को ओपन कोर्ट हो। आप मेजॉरिटी जजेस चेंबर्स में बैठ के सुन रहे हैं, उसमें डिसाइड कर रहे हैं। इसमें उन्हें पूरा का पूरा इंटरव्यू छापा हुआ है रजिस्ट्रार के साथ, और वो कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और कोर्ट प्रोसीजर के ख़िलाफ़ है कि जिस तरह आपने ये किया है। Read it, yaar. Please, I would recommend you reading Qazi Faiz Isa's judgments. Like him, hate him,
अच्छे जजमेंट लिखते हैं यार। कहते हैं पाकिस्तान हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द लैंग्वेज यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ईजिली अंडरस्टैंडेबल। Unlike the constitutions of some countries, our constitution is not centuries old, nor does it use archaic words requiring extrapolating meaning therefore. The majority's judgment, with respect, lost sight of the basics. The people of Pakistan are governed by the constitution and by the laws enacted by the elected representatives. They do not want to be told how to govern themselves or made to encounter foreign doctrines, like the one expounded by the Austrian jurist and philosopher Hans Kelsen, which was misapplied by the Supreme Court. जाकर हमारी वीडियो देखें, सदफ अजीज़ की किताब पर हमने ये उसमें डिस्कस किया. And had caused untold mystery to Pakistanis. In a rule-based system like ours, the applicable rules have to be applied irrespective of one's own personal preferences. बड़ी अच्छी बात की है यार. Like I said, believes in parliamentary supremacy, believes in constitution. वो साकिर निसार और इफ्तिखार चौधरी जैसे जज हैं ही नहीं. तो दो मेजर ब्लाइट्स उनके करियर पे हैं, पीटीआई और मेमो गेट. तो ये पोलराइजेशन जो है ये अनफॉर्चुनेटली उनकी लेगेसी रहेगी. और इसकी एक बहुत बुरी मिसाल मिलती है कि जाते जाते मंसूर अली शाह ने जो लेटर लिखा है उन पर, जस्ट लीव्स अ बैड टेस्ट इन योर माउथ. मेरी नज़र में, मेरी राय में थोड़ा अनडिग्निफाइड है. प्लस उसकी टाइमिंग भी है ना कि इस वक्त ऐसे लग रहा है मंसूर अली शाह हारे हैं. वो ख्वाजा हासिफ तो इस तरह की भी क्लेम्स करते हैं कि भाई रिश्तेदारों में गारंटियाँ मिली हुई थी कि अक्टूबर में मैं ले आऊँगा पीटीआई को. ये बातें ज़रा साइड पे रखें, इनको सियासी समझें आप. रिगार्डलेस वो चीफ जस्टिस बनना चाहते थे, उनको लग रहा था वो बनेंगे, वो नहीं बने. तो इस वक्त एक परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन ये है दैट ही इज़ लॉस्ट. तो उस वक्त इतना स्केदिंग, इतनी लैंग्वेज जो ट्विटर को ज़्यादा सूट करती है, नॉट अ सुप्रीम कोर्ट जज, मेरी नज़र में अच्छा नहीं है. शोज़ अ लैक ऑफ ग्रेस. बट उन्होंने कहा है तो उनकी राय हम एहतराम करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ जूरिस्ट. मैं आपको उनका पर्सपेक्टिव भी देना चाहता हूँ कि ऐसा मत नहीं लगे कि मैं, मेरी नज़र में तो मैंने हर बात की है, हर पर्सपेक्टिव दिया है. ज़ाहिरी बात है कुछ लोग एक सियासी पार्टी की वाबस्तगी की वजह से सिर्फ गालियाँ देंगे तो उनको ये मेरी क्रिटिक नरम लगेगी, बट मेरी नज़र में तो मैंने खुल कर की है. बट मैं आपको जस्टिस मंसूर अली शाह की भी बातें बता देता हूँ ताकि आपको वो नीम गरम से गरम गरम क्रिटिक भी मिल जाए. वो कहते हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा एक ऑस्ट्रिच हैं विद हिज हेड इन द सैंड. जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड प्रेशर्स थे ऑन द जुडिशरी पे, उस पर वो कंप्लिसिट रहे. जुडिशरी का सीक्रेट रोल बिट्रे किया, ना करेज दिखाया, ना मॉरल फोर्टिट्यूड. कोर्ट्स को वीकन किया, फाउंडेशन ऑफ लॉ को कॉम्प्रोमाइज़ किया. उन्होंने बोला His tenure will be defined by pettiness, vindictiveness and a lowly approach to administrative matters, having no grace or humility. बहुत ही बिटर साउंड कर रहे हैं. इस तरह की इमोशनल लैंग्वेज नहीं उनको यूज़ करनी चाहिए थी, बट ये उनकी राय है. एक और जो लेगेसी रहेगी जस्टिस काजी फैज़ ईसा की, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ज़्यादती है. लाइक आई सेड एट द स्टार्ट, ये मीडिया ने और यूट्यूबर्स ने एक लिंक बना दिया 26वीं आईनी तरमीम का काजी फैज़ ईसा के साथ. मैं नहीं करता ज़राए जर्नलिज़म. मैं फैक्ट्स पे अगर बात करूं, जिन लोगों ने बोला था एक्सटेंशन लेंगे, नहीं ली, कहाँ है उनकी अपॉलॉजी? फैक्चुअली स्पीकिंग जो चीज़ सामने है, मुझे प्लीज़ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, क्या ताल्लुक़ है काजी फैज़ ईसा का 26वीं आईनी तरमीम से? ताल्लुक़ क्या है? ना उनको कोई उससे फ़ायदा मिल रहा है, ना उन्होंने वो बनाया है, ना उसके बनाने में उनका कोई ताल्लुक़ था, ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं. वो आते ही वो जा रहे हैं, ना वो उसको लीगलाइज़ करेंगे, ना वो उसके किसी बेंच पे बैठेंगे, ना वो डिसाइड करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. ताल्लुक़ है क्या जस्टिस काजी फैज़ ईसा का 26वीं आईनी तरमीम से? उस पर जो डिसीजन होगा, जो जुडिशरी का रद्द अमल आएगा, वो पोस्ट काजी फैज़ ईसा आएगा. तो काजी फैज़ ईसा का तो 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है. बट inextricably, the legacy of Justice Qazi Faiz Issa will be tied with the 26th Constitutional Amendment. And that is another blight on his career that he won't be able to erase. In my opinion, this is unfair. आप PTI वाला कर सकते हैं उन पे, आप बैड सिंबल वाला कर सकते हैं उन पे, आप मेमोगेट कर सकते हैं उन पे. मेरी नज़र में यही ब्लाइट्स हैं उनके करियर पे. बाकी तो एक बड़ा अच्छा स्टेलर करियर रहा है. 26वीं आईनी तरमीम लोग जोड़ेंगे,
क्योंकि आपने मीडिया नैरेटिव्स के थ्रू जोड़ा है। फैक्चुअली एविडेंस, कल को एविडेंस आ जाता है, ऑडियो लीक्स आ जाती हैं कि पीछे से काजी फैज़ ईसा कंट्रोल कर रहे थे, तो मैं अपनी राय बदल लूँगा। अभी मेरे पास ना कोई एविडेंस है, ना कोई फैक्ट है, ना कोई लिंक पॉसिबली बनता है। तो काजी फैज़ ईसा से 26वीं आईनी तरमीम को जोड़ना मेरी नज़र में अनफेयर है। जाते जाते बस एक फ़ाइनल बात कर दूँ, अगेन बड़े लोग ट्विटर के शेयर हैं कि काजी फैज़ ईसा कमज़ोर है, शेर बने। मुबारक सानी जजमेंट जिस पे मैं खुल के बात भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतना डर लगता है। आई वेरी मच लाइक माई तन अटैच टू माई सर। तो मैं किस बेसिस पे काजी फैज़ ईसा को बुज़दिल बोलूँ, जिन्होंने एक जजमेंट दिया तो उसके बाद रिलीजियस राइट के प्रेशर में आके एक्सपंज कर दिया। इट्स रियली सैड व्हाट दिस कंट्री हैज़ बिकम कि एक चीफ जस्टिस पे आप सड़कों पे बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी आकर कह सकती है कि हम 10 लाख रुपए देंगे कि चीफ जस्टिस का सर काट के तुम लाओगे। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी पीटीआई को खुलकर सपोर्ट करती है, एक ब्लास्फेमी कैंपेन चलाती है। बड़े लोग जो लीगल प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, दे स्टैंड आइडली बाय सपोर्टिंग दिस ब्लास्फेमी कैंपेन हैपनिंग, दे स्टैंड फुली विद द पार्टी डूइंग दिस, और फिर आकर और लोगों को वो लेक्चर्स देते हैं, लेफ़्ट के लोगों को बुरा भला कहते हैं। ये चल रहा है पाकिस्तान में। उसमें वो 2 पैराग्राफ्स एक्सपंज करते हैं। तो जिस तरह मैं इमरान खान को भी क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने आतिफ मियाँ को इंक्लूड किया, और मैं उनको नहीं क्रिटिसाइज़ करता कि उन्होंने आतिफ मियाँ को इकनॉमिक काउंसिल ने से हटाया। जो लोग ऑनलाइन बकवास करते हैं ना, पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ दीज पीपल, पुट योर सेल्फ इन काजी फैज़ ईसा's शूज़, पुट योर सेल्फ इन इमरान खान शूज़, व्हाट वुड यू हैव डन? If you would have not taken a braver decision, then you also have no right to criticize. I know myself, I would not have taken a braver decision. मैं पागल हूँ, मेरे कोर्ट के बाहर 10 लाख लोग छुरियाँ लेके, 10 लाख नहीं 10,000 भी लोग छुरियाँ लेके खड़े हुए हैं, वो मुझे बोलें कि भाई तू जजमेंट लिख के वजाहतुल्लाह वास्ती वाज द बेस्ट स्ट्राइक रेट इन ऑल ऑफ क्रिकेट, मैं लिख दूंगा, डिफेंड भी करूँगा। तो आई हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज। मैंने जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक स्टैंड लिया है, एक हिस्ट्री रही है, मैं क्रेडिट ही दूंगा जैसे काजी फैज़ ईसा को उसके ऊपर। नॉट व्हाट पाकिस्तान इज नाउ, द साइकी ऑफ द नेशन हैज़ बीन हाईजैक्ड by the ego of one singular man. So our ability to look at issues has diminished to such an extent that we're only able to think in terms of binaries. Blasphemy campaign चलती है चीफ जस्टिस के खिलाफ, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एम्पावर होती हैं, उसके पब्लिक परसेप्शन के ऊपर एक डोनट पे काम करने वाला उसको लानत देता है क्योंकि उसकी नज़र में काजी फैज़ ईसा ब्लास्फेमर है। हमारे लिबरल्स, जर्नलिस्ट्स, सेलिब्रिटीज़ डोनट वाले को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। कल को खुदा ना खास्ता इनके घर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म आएगा, सर तन से जुदा होगा, तो ये लोग रोएंगे। तब इनको याद करना चाहिए कि जी डोनट शॉप पे जाके जो आपने वीडियोस बनाई थी, डोनट को नेशनल हीरो बोला था, डोनट की आपने प्रोफाइल पिक्चर रखी थी, ये this has been a trend in Pakistan, whether it be 2014 where we supported onslaughts of democracy, whether it be 2017 where we supported TLP dharnas, where we supported blasphemy campaigns against PMLN, whether it be now where we fully supported blasphemy campaigns against the Chief Justice of Pakistan, all because in the opinions of supporters of a single political party, the ends justify the means. If this helps, if destroying the fabric of this nation for the sake of one man helps him in any shape or form, we're going to popularize blasphemy in Pakistan. We're going to popularize religious extremism in Pakistan. We're going to support it. तो फिर enjoy करो। खैर, कमिंग बैक टू हिज लेगेसी, प्रोग्रेसिव इस्लाम की बात की जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने। उसामा खावर का एक आर्टिकल है डॉन में, उसको जाकर आप पढ़ लें तो उसमें और ज़्यादा बहुत डिटेल्स हैं। वुमेंस प्रॉपर्टी की बात की, इनहेरिटेंस की बात की, गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन की बात की है उन्होंने। जब साकिब निसार हेडेड मेजॉरिटी जजेस ने अरबों को हुबारा बस्टार्ड्स को मारने का हक दिया था, तो उसमें डिसेंट करते हुए अगेन देखें कितने बड़े लोगों के ख़िलाफ़ काजी फैज़ ईसा जजमेंट लेने अरब आते हैं हुबारा बास्टर्ड्स को हंट करने पाकिस्तान में। तो जुडिशरी क्या, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उनको नहीं रोक सकती। उसमें भी काजी फैज़ ईसा डिसेंट लिख रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट का सोचो, किस तरह आप लोग ये हक दे रहे हैं उनको। टॉलरेंस की बात की, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की बात की, जड़ावाला के बाद उसका नोटिस लिया, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ लिखा, रेफरेंस
issue की statement. Quranic injunctions condemning the attackers in Jadawala, quoted verses from the Holy Quran, said Muslims were told to fight those who have harmed churches. 2017 में जजमेंट दी टू कर्ब हेट स्पीच. इसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल मीडिया एडवोकेट्स होने चाहिए, जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, जर्नलिस्ट के साथ खड़े हुए. आई वुड सजेस्ट आप ज़्यादा के सारे जजमेंट्स पढ़ें एंड होलिस्टिकली देखें उनकी लेगेसी को. जस्ट रिड्यूसिंग हिज लेगेसी टू पीटीआई और एंटी पीटीआई इज़ अनफॉर्चुनेट. Absolutely, you have the right to criticize him, and I will also criticize him. He fell short in many which ways. The expectations that we held from him, especially people on the left, especially progressive Pakistan, he fell way short of those expectations, and he deserves every criticism he gets for that. But to just reduce a 40-year career on the basis of your political affiliations is rather unfair. Like I said, he's not the devil, he's not an angel. Like most of us, his legacy will end up being mixed. But at least allow him that fair shot, that fair assessment to look at all of this holistically, as opposed to just abusing somebody because you feel that he did not bow down to your cult leader. तो जी आई एम नॉट सरप्राइज कि पाकिस्तान को काजी फैज़ी साहब पसंद नहीं है. ऐसे लोग तो हमें पसंद ही नहीं आते. एक तो जो क्लासिक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रही है, यू नो दैट पाकिस्तान स्टडीज़ मेंटालिटी पीपल, वो काजी फैज़ी साहब नहीं है, तो वो ज़ाहिर बात है उनके ख़िलाफ़ होंगे. कैसे तुम नहीं बोल रहे कि सारे पार्लियामेंटेरियन चोर हैं और ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, कौन है इनके अब्बू सबको पता है, तो ज़ाहिर बात है उनसे नफ़रत करेंगे. साथ ही साथ हमें शौकियाँ भी पसंद हैं. हमें पसंद है साकिन साहब डैम बना रहे, हमें पसंद है शराब की बोतलें फेंकी जा रही हैं, हमें पसंद है फ़ोन फेंका जा रहा है. तो ये ड्रामे नहीं किए काजी फैज़ी साहब ने, तो हमें वो कैसे पसंद आ सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, चलना निकल पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इन डस्टबिन. तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वाई ही इज़ hated. He's in a minority in Pakistan who talks about the law, who talks about the constitution. That being said, like I said, he fell way short of expectations. Why he did what he did, like I said, it may be inadvertent, but during his tenure, the military establishment was strengthened. We are now living in a quasi-military rule. The doors were opened to that quasi-military rule in 2017 by your beloved party. That being said, Qazi Faiz Issa did not shut down those doors, did not do enough to take a stand. Not going to doubt his intentions. And if all those people who claim that it was done for the sake of power or privilege or money and was done fully in collusion with the military establishment, then that is a weight on his conscience that he has to live with. For me, regardless of speculating on that, the expectations that he failed to fulfill and the judgments that have caused harm to the democratic process of Pakistan is enough weight on his legacy that he has to live with. And when he puts his head on his pillow at night and his conscience speaks to him, at least if he stands by everything else, at least his conscience must say to him, and he must listen to his conscience when he says that you did not do enough for Balochistan. I fully believe he did not, and he should have. And that's the weight on his conscience that he has to live with.